तो आज हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर 7 होने जा रहा है। और आज का हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए वायर कैरिंग करंट। अब आज हमको क्या पढ़ना है वो देखो। आज हमको ये पढ़ना है कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब ये वो रीजन है, मान लीजिए जहाँ मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। मैं रीजन ड्रॉ करता हूँ, तो ये मैंने फील्ड बना लिया है ब्लू कलर के पेन से। आपको मालूम है ये फील्ड का मतलब क्या होता है। ऐसा सर्कल के अंदर ये बारीक डॉट हम लोग कब बनाते हैं, जब फील्ड जो है कमिंग आउट ऑफ द पेपर, मतलब पेपर से निकल रही है, उस वक्त हम इस तरह की लाइन बनाते हैं। प्रीवियस लेक्चर में इसे बहुत अच्छे से एग्जांपल के साथ समझाया था, अभी नहीं बताऊंगा। ये होगी फील्ड की डायरेक्शन, और यहाँ पर ये चार्ज कैरिंग करंट है। फील्ड और ये चार्ज कैरिंग करंट के बीच में जो थीटा बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 90 का थीटा बन रहा है। तब ये जो फील्ड में ये जो कंडक्टर रखा हुआ है, इसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, कितनी मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बताओ कितनी मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, 0। क्यों 0 फोर्स लगेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू होता है QVB साइन थीटा। यहाँ पर क्यू फ्लो ही नहीं, यहाँ पर के जो क्यू है चार्जेस तो होंगे इनके पास, कंडक्टर है तो चार्जेस तो होंगे, लेकिन इनके पास वेलोसिटी नहीं है। अगर चार्ज के पास वेलोसिटी नहीं है, इसका मतलब v की वैल्यू 0 है, यानी कि पूरी की पूरी टर्म 0 है, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स भी कितना है, 0 है ना। तो पहले इस वायर में से करंट दौड़ाना पड़ेगा, करंट दौड़ाएंगे तभी मैग्नेटिक फोर्स इफेक्ट या काम करेगी अपना। तो चलो पहले करंट दौड़ा देते हैं। तो लेट से अब करंट की बात करते हैं हम लोग। तो करंट भी दो किस्म के करंट होते हैं, हमको मालूम है। एक होता है कन्वेंशनल करंट और एक होता है, बोलो जल्दी से, इलेक्ट्रिक करंट। कन्वेंशनल करंट बोले तो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट बोले तो फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, है ना, है ना। ओके। और ये दोनों भी कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रिक करंट किसी चार्ज कैरिंग कंडक्टर में से एट ए टाइम फ्लो होते हैं। इधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो होते हैं तो इधर नेगेटिव चार्ज फ्लो होते हैं, है ना, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ओके। तो मान लो कि इसमें से जो हमारा कन्वेंशनल करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। इस डायरेक्शन में हमारा क्या हो रहा है, कन्वेंशनल करंट दैट इज I फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। चलो समझ में आ गया ना, ये डायरेक्शन में क्या फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में फ्लो। चलो कोई भी एक चार्ज ले लेते हैं, मान लेते हैं ये एक चार्ज है जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, निगेटिव चार्ज। ये जो हमने ब्लैक कलर से ड्रॉ की, ये क्या है, हमारा निगेटिव चार्ज है ना। ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। जिस वेलोसिटी से ये फ्लो हो रहा है उस वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसे हम लोग VD से डिनोट करते हैं। 11th जब हमारा शुरू था उस वक्त मैंने इलेक्ट्रिक करंट जब पढ़ाया था, जब मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एग्जैक्टली क्या होती है। अभी हम बस इतना ध्यान में रखिए, जिस वेलोसिटी से हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा, ये चार्ज फ्लो होगा जिस वेलोसिटी से, उस वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। अब देखो फील्ड की डायरेक्शन है, ये चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन यानी कि करंट की डायरेक्शन है, तो हम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बता सकते हैं, है ना, राइट हैंड पाल्म रूल से। लेकिन वेट, आज हम लोग थोड़ा सा अलग पढ़ने वाले। देखो क्या, अब तक हम लोगों ने क्या पढ़े, अब तक हम लोगों ने पढ़े कि अपनी उंगलियों को क्या करो, फील्ड की डायरेक्शन में रखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखो, है ना। थंब को क्या करो, करंट की डायरेक्शन में रखो या चार्जेस की वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखो, है ना। थंब को क्या में रखते हैं हम लोग, वेलोसिटी की डायरेक्शन, या फ्लो ऑफ चार्जेस की डायरेक्शन में, फ्लो ऑफ चार्जेस की डायरेक्शन में हम लोग थंब को रखते। तो ये जो वाइट हिस्सा है जिसको हम लोग पाल्म कहते हैं, ये हमको क्या बताता है, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताता है ना। यही पढ़े ना अब तक हम लोगों ने 6 लेक्चर तक। आज यहाँ एक हल्का सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान में रखना है।
बहुत ही आसान है, बिल्कुल कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस थ्योरम में ये हैंड लगाना आना चाहिए। ओके। अगर फ्लो ऑफ चार्जेस, अब फ्लो ऑफ चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, है ना। चार्जेस पॉजिटिव भी फ्लो होते हैं, निगेटिव भी फ्लो होते हैं। अगर फ्लो ऑफ चार्ज पॉजिटिव है, अगर फ्लो ऑफ चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि कन्वेंशनल करंट अगर फ्लो हो रहा है, तब ये जो वाइट हिस्सा है, वाइट हिस्सा ये हमें बताएगा मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स क्या बताएगा, वाइट हिस्सा। अब आप देखो, अब मान लो फ्लो ऑफ चार्जेस पॉजिटिव नहीं है, मतलब कन्वेंशनल करंट नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट है, तब ये जो वाइट हिस्से के पीछे का हिस्सा, जो ब्लैकिश पार्ट होता है ना हमारी हाथ का, वो बताएगा हमको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अगर से पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहे हैं तो हमको ये वाइट हिस्सा लेना है, ये वाइट हिस्से को कंसिडर करना है कि ये हमें मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। और अगर से निगेटिव चार्ज फ्लो हो रहे हैं, तो निगेटिव चार्ज फ्लो हो रहे हैं तो हमें ये हिस्सा बताएगा, ये जिधर आएगा उधर क्या होगी, हमारी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी फॉर निगेटिव चार्ज। हाँ, फॉर पॉजिटिव चार्ज वाइट हिस्सा। चलो समझ में आ गया होगा आपके, आसान है। तो अब बताओ, यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, फील्ड की डायरेक्शन हमारी तरफ है, तो बताओ मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर होगी क्या नीचे होगी। तो चलो लॉ लगा लेते हैं हम लोग, हमारा राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। तो ये हम लोगों ने यहाँ हैंड का इस्तेमाल किया है, राइट हैंड का। अपने राइट हैंड को ऐसा कीजिए, थंब आ गया हमारी निगेटिव चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन में, थंब है हमारा, ये जो उंगलियां हैं ये हमारी तरफ आ रही है ना, यानी कि ये उंगलियां हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही। तो ये जो ब्लैक पोर्शन है ये हमें क्या बताता है, मैग्नेटिक फोर्स, अभी हमने पढ़े, और ये ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ये हो गया हमारा क्या, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। समझ में आ गया आपको, एक बार देख लो आप, मैं इसमें से जितनी भी फजूल की चीज़ें, जैसा कि ये डायरेक्शन वगैरह ये सब मिटा रहा हूँ, तो आप देख लो एक बार अच्छे से, देख लिए। हाँ चलो, अब जो जो पढ़े हम लोगों ने वो लिख भी लेते हैं। मान लेते ये जो कंडक्टर है इसकी लेंथ जो है वो L है, हाँ ऐसा मान लेते हम लोग कि ये जो है इसकी लेंथ कितनी है, L लेंथ है इसकी। चलो लिख लेते हैं अब हम यहाँ। तो यहाँ हम लिख लिए, कंसिडर अ स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ L, ठीक है, इज एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B में रखा हुआ है, जो कि इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द वायर, परपेंडिकुलर टू द वायर है, और इसमें से फिर हमने आई करंट को फ्लो कराया, लेट करंट आई फ्लो थ्रू द वायर, हिंस द इलेक्ट्रॉन विल मूव, है ना। करंट अगर इस डायरेक्शन में है, कन्वेंशनल करंट अगर इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक करंट इसके अपोजिट रहेगा, हिंस द इलेक्ट्रॉन विल मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द करंट विथ वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोगों ने क्या बोले, Vd। इतना पढ़े, इतना हम लोगों ने लिख ली। अब जो मैग्नेटिक फोर्स इस वायर पे लग रही होगी चार्ज के फ्लो होने की वजह से, जो मैग्नेटिक फोर्स इस वायर पे लग रही होगी, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज Q इज गिवन बाय, कितना होगा, बहुत पढ़ लिया हम लोगों ने, Fm इज इक्वल टू Q V B साइन थीटा, होगा इतना मैग्नीट्यूड इसका लगेगा। ओके, अभी हमने ऊपर देखे थीटा यहाँ कितना है 90, और साइन 90 कितना होता है 1, है ना। सिंस थीटा इज इक्वल टू 90 एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो साइन थीटा तो हट गया, तो मैग्नेटिक फोर्स जो इस चार्ज Q पर लगा है वो कितना हुआ, M इज इक्वल्स टू Q। अब देखो इधर डिवाइडेड बाय T कर देता हूँ और मल्टीप्लाइड बाय T कर देता हूँ, T है ना, मल्टीप्लाइड बाय ये V जैसा का वैसा, मल्टीप्लाइड बाय ये B जैसा का वैसा, और साइन थीटा की वैल्यू तो 1 होगी। समझ में आए, सिर्फ मैंने ऊपर और नीचे T से उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, बाकी तो सब जैसा का वैसा है। नहीं आया क्या समझ में, फिर से एक और बार बता देता हूँ। देखो ये इक्वेशन मैं यहाँ जैसी की वैसी लिखता, Fm इज इक्वल टू साइन
क्यू वी बी, साइन थीटा का आ गया, उसकी वैल्यू 1 होगी। अब मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को टी से डिवाइड और टी से मल्टीप्लाई करता, तो एफ एम इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, है ना। टी से डिवाइड किया तो टी से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ये टी से मल्टीप्लाई, ये भी टी, हाँ टी टी कैंसिल, फिर से वो इक्वेशन आ गई v इंटू बी। समझ में आया? थोड़ा दूर दूर हो गए, उसको नज़दीक लिखते हैं, v b, समझ में आया? ये v कौन सा v है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला, इसलिए हम इसको vd लिख लेते हैं, है ना। हाँ अब देखो मैग्नेटिक फोर्स कितना लगा फिर, q बाई टी बोले तो I, करंट इलेक्ट्रिसिटी की डिफिनेशन है, करंट की डिफिनेशन, ओके। t इंटू वी डी, है ना, आपको मालूम वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो v और t ये किसके बराबर हुआ, x बोलते हो डिस्टेंस है हमारा, कितना है l, तो ये हो गया t और ये हो गया v डी वेलोसिटी, ये डिस्टेंस कितना है अपना, ये l, दोनों के बीच में l, तो ये v t और ये वेलोसिटी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, l, और ये b जैसा बचा तो ये b। तो इस चार्ज कैरिंग कंडक्टिंग वायर पर कितना फोर्स लगता है, एफ एम इज इक्वल्स टू आई एल बी, इतना फोर्स का उसके ऊपर लगेगा। ये मैग्नीट्यूड हुआ। अगर से मान लो ये मैग्नीट्यूड का फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म अगर हमें इसको मालूम करना है, या फिर मान लो या तो हमें वेक्टर फॉर्म को मालूम करना है, या मान लो थीटा की वैल्यू जो है वो 90 नहीं है, यानी कि फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है, तब कैसा होगा, तो अब कैसा होगा देख लेते, वो भी ये लिख दिए बेटा अपन ने कि ये जो आई एल बी एफ एम इज इक्वल टू आई एल बी, ये क्या है, ये एक्सप्रेशन है मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द पोर्शन ऑफ द स्ट्रेट वायर हैविंग लेंथ एल, ओके, ये हो गया एक्सप्रेशन। अब मान लिया हम लोगों ने क्या कि B परपेंडिकुलर नहीं है, इफ V इज नॉट परपेंडिकुलर टू द वायर देन फिर साइन थीटा की टर्म डालो, इसमें क्या करो, फिर साइन थीटा की टर्म डालो, और थीटा और जितना एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड वायर के साथ, वो एंगल की वैल्यू उसमें डाल देना, सो ये हो जाएगा आई एल बी साइन थीटा। अब जो एंगल बना रहा है वो थीटा की वैल्यू उसमें डाल देना, और अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म क्या होगा फिर इस पर से, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। अगर वो हमें वेक्टर फॉर्म में पूछेगा तो हम ये लिखेंगे फिर, है ना। तो याद रखना है छोटी सी बात कि अगर मैग्नीट्यूड का फॉर्म लिखना है हमें तो एफ एम इज इक्वल्स टू आई एल बी, फील्ड अगर परपेंडिकुलर होना चाहिए, फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है, वेक्टर फॉर्म लिखना है तो एफ एम इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, ये हो गया उसका वेक्टर फॉर्म। समझ में आ गया? बहुत आसान था, कुछ मुश्किल नहीं है। अच्छा अब दूसरी केस देखो, अभी हमने ये स्ट्रेट वायर ली, अब मान लो वायर स्ट्रेट नहीं है, कोई भी शेप का, आर्बिट्री शेप का है, तो अब उसके लिए एक्सप्रेशन बनाते हैं फिर। तो देखो यहाँ लिख भी दिया मैंने। अब तक हम लोगों ने क्या किए थे, एक स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट लिए थे, स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट लिए थे फर्स्ट केस में। अब हम इसका सेकंड केस क्या करेंगे, आर्बिट्ररी शेप वायर ले लेंगे, मतलब कैसा भी आड़ा टेढ़ा वायर लेते हैं, ओके। तो हम लोगों ने यहाँ लिख भी दिए। अब देखो ये लिखने से पहले थोड़ा इधर ध्यान दे दो। अब ये कोई भी शेप का एक वायर है आड़ा टेढ़ा, आर्बिट्ररी शेप बोलते हैं हम इसे, है ना। और यहाँ पर भी देखिए ये जो फील्ड है हमारी, इसने ऐसा चारों तरफ फील्ड को बताया नहीं है, बस एक सर्कल के बीच में एक डॉट बना दिया है। इसका मतलब क्या होता है कि फील्ड जो है वो पेजेस से निकल रही है और हमारी तरफ आ रही है, कमिंग आउट ऑफ द पेपर। इसे हम इस तरह डिनोट करते हैं, बहुत बार हो गया है। ये होगी फील्ड की डायरेक्शन, और इसमें आड़े टेढ़े शेप का हम लोगों ने जो है क्या रखे हैं, वायर रखे हैं। फिर इसमें से करंट फ्लो हुआ, ये करंट फ्लो हुआ, आई करंट फ्लो हुआ, तब ये वायर कितनी मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा हमको ये बताना है। तो अगर ये सीधा वायर होता तो हम फट से इसकी एल मालूम कर लेते थे और हमारा लॉ लगाकर हमारा ये जो ऊपर एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन लगाकर फाइंड आउट कर लेते थे। लेकिन ये साला सीधा नहीं है ना, टेढ़ा ताड़ा है ना। फिर अब क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसका एक छोटा सा हिस्सा ले लेंगे। ये छोटा सा हिस्सा ले लिया हम लोगों ने, सीधा ये छोटा सा हिस्सा
पूरे वायर का एक छोटा सा हिस्सा ले लिया हम लोगों ने, लेट से छोटा सा हिस्सा हमारा क्या है, डीएल है। ओके। और यहाँ पर करंट की डायरेक्शन यानी कि कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, ये है वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो बताओ मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा, फिर से हम लोग रूल अप्लाई करेंगे, राइट हैंड रूल कन्वेंशनल करंट के लिए। ये हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिए करंट की डायरेक्शन में। कौन सा करंट है, देखो ये आई करंट है, कन्वेंशनल करंट ये है। वेलोसिटी डायरेक्शन में फील्ड हमारी तरफ आ रही है, कमिंग आउट ऑफ द पेपर। तो ये जो कन्वेंशनल करंट यानी कि वाइट पार्ट कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन भी कहाँ आएगी, नीचे आएगी। जो हम लोगों ने अब तक पढ़े उसको लिख लेते हैं। और ये हैंड वगैरह को मैं तब तक मिटा देता हूँ। क्या, कंसीडर अ सेगमेंट ऑफ इन्फिनिटेसिमल लेंथ डीएल along the wire. If I is the current passing या flowing through it, then the magnetic force due to perpendicular magnetic field B is given by small length dl. स्मॉल लेंथ dl के लिए अगर पूरी लेंथ होती तो हमारा फॉर्मूला क्या होता, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में Fm या स्केलर फॉर्म में इज इक्वल टू आई एल बी, या वेक्टर फॉर्म में अगर लेते तो Fm इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। करंट वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ज़रा बताओ तो, क्योंकि मैंने करंट के ऊपर ये वेक्टर का निशान नहीं बनाया है कहीं पर, कमेंट में बताओ। ओके, तो एल क्रॉस बी है ना। अब देखो छोटा सा ये जो लेंथ है डीएल, इसके ऊपर लगने वाली फोर्स मान लेते हम लोग है, इतनी फोर्स है, छोटी सी फोर्स है ना। करंट तो इसमें से आई ही पास हो रहा है, जो लेंथ है वो कितनी है, ये डी एल लेंथ है। और फील्ड तो वही है, यूनिफॉर्म कांस्टेंट फील्ड है, बी एल। आई बस वन। हाँ, अब देखो ये हो गया इतने से का, पूरे के पूरे का निकालना है तो हम मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करेंगे, इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन डी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई डी एल क्रॉस। ठीक है, दोनों टाइप मैंने बेसिकली सिर्फ इंटीग्रेशन लिया है। अब पूरे के पूरे फोर्स, इस पूरे के पूरे वायर पर कितनी फोर्स लगेगी, इंटीग्रेशन डी एफ एम इज इक्वल टू क्या होगा, एफ एम मैग्नेटिक फोर्स। आई कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, तो सिर्फ ये डी एल ये चेंज होगा, ये वेरिएबल है, तो ये आई मैंने यहाँ जैसा का वैसा रखा, अंदर इंटीग्रेशन डी एल, और ये बी, ये भी यूनिफॉर्म है, एक जैसा है, तो इस आर्बिट्रेरी शेप वायर पर इतनी मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। तो चलो आज का हम अब हमारा आखिरी टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है फोर्स ऑन ए क्लोज सर्किट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्लोज सर्किट, इसके ऊपर ध्यान देना। तो फिलहाल आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़े, आज हमने ये पढ़े कि अगर एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तब ये कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, आई एल बी, है ना। अगर फील्ड इसको कैसी है, परपेंडिकुलर है तो। फिर हम लोगों ने पढ़े कोई भी आर्बिट्री शेप का एक वायर ले लो, इसको अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, इसको क्या करेंगे हम, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तब ये कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ये आई इंट्रीगल, ये इसकी छोटी सी लेंथ डीएल क्रॉस बी, है ना। अब हम जो तीसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एक क्लोज सर्किट। अब क्लोज सर्किट किससे कह के ध्यान में रखो, देखो ये मान लो एक यहाँ से शुरू हुआ, फिर यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर गया, और फिर वहाँ पर ही वापस आ गया, तो ये कहलाएगा एक क्लोज सर्किट। ठीक है, या फिर ऐसा देखो, ये यहाँ गया, फिर ये आ गया, फिर वापस वहाँ पर ही आ गया, तो ये भी क्या होगा, एक क्लोज सर्किट। और इस क्लोज सर्किट की एक बात ध्यान में रखो, इसके वेक्टर का अगर हम सम करेंगे, क्लोज सर्किट के वेक्टरों का अगर सम करेंगे तो वो कितना आता है, 0 आता है। ये बात ध्यान में रखो, ठीक है। तो अगर आप इस तरह के क्लोज सर्किट को, इस तरह के काय को क्लोज सर्किट को हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे,
तब वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो अगर ये स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर होता तो हम लोग ये फार्मूले से चलते, लेकिन ये स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर नहीं है, इसलिए हम इस फार्मूले से चलेंगे, है ना। तो ये कितनी मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो लिख लेते हैं हम लोग Fm इज इक्वल्स टू आई डी एल क्रॉस बी, है ना, क्योंकि ये एक क्लोज कंडक्टिंग सर्किट है। ये क्या है, एक क्लोज कंडक्टिंग, या ये एक क्लोज कंडक्टिंग सर्किट है, इसलिए हम यहाँ पर ऐसा निशान बना देते। ये फॉर्मूले को हम लोगों ने ऐसा लिखे, है ना। और मैंने अभी आपको बताया है कि ये क्या होगा, इसका सम होगा, इंटीग्रेशन डीएल बोले तो इसका पूरे का पूरा लेंथ का सम। और अभी मैंने आपको बताया ये कितना होता है, ज़ीरो, ये ज़ीरो, तो मैग्नेटिक फोर्स भी कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। यानी कि एक क्लोज कंडक्टिंग सर्किट को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ज़ीरो। अब इसके आगे का हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।